आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम MCQ सॉल्व करते हैं सेक्शन 1 का। तो क्वेश्चन इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज acted upon by two equal and opposite forces that are not along the same straight line. So the body will remain stationary, have only rotational motion, have only rectilinear motion and have both rectilinear and rotational motion. तो यहाँ पर two equal and opposite forces है और not along the same line, तो ये कपल बनता है। तो कपल का इफेक्ट होता है रोटेशन, ठीक है। और ऑपोजिट फोर्सेस है, इसलिए नेट फोर्स 0 होगा, तो उससे कोई रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी ये सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वर्क, एनर्जी, पावर और मोमेंट ऑफ कपल दिया, तो ये मोमेंट ऑफ कपल इज द वेक्टर क्वांटिटी, बाकी स्केलर क्वांटिटी है। फिर नंबर 3, what is the correct energy transformation during burning of a candle? Heat to kinetic potential नहीं होगा, heat to chemical and light नहीं होगा, क्योंकि कैंडल बर्न कर रहा है, वैक्स बर्न कर रहा है, तो केमिकल टू हीट एंड लाइट होगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट वाला मैकेनिकल टू केमिकल प्लस हीट, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए केमिकल टू हीट एंड लाइट, बड़ा आसान सा कॉमन क्वेश्चन आया था। अभी नंबर 4 में है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। ध्यान देना, डज नॉट चेंज। तो ऑप्शंस था एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। तो बाकी सब चेंज करते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, कलर रिमेन्स द सेम, है ना। तो बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। फिर 5th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दिया है, गामा रेज, विजिबल, माइक्रोवेव्स, तो यही सही है। और माइक्रोवेव्स, विजिबल, ये उल्टा हो गया, गामा रेज, माइक्रोवेव्स नहीं। तो जैसे गामा रेज, एक्स रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, ये सब सीक्वेंस हमें याद रखना है। इंफ्रारेड ऐसे, ठीक है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो ये सीक्वेंस है। और गामा से शुरू होता है, असेंडिंग ऑर्डर इसका सबसे कम होता है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, बहुत एनर्जेटिक है, वेवलेंथ कम और इधर ज़्यादा। तो गामा, फिर विजिबल, फिर माइक्रोवेव, तो ये सही रहेगा, है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस याद रखने से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से बताता है, for a lever a graph is plotted with the load on y-axis and effort on x-axis. Which of the following represents the slope of the graph? जैसे यहाँ पर ग्राफ इस तरह से बनाया, एक्स एक्सिस में एफर्ट एंड वाई एक्सिस में लोड। स्लोप जो होता है ना, वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। तो यहाँ लोड बाई एफर्ट आएगा। तो लोड बाई एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो ऑप्शंस है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, 1 बाई वेलोसिटी रेशियो, 1 बाई मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखना। तो लोड बाई एफर्ट ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रियल इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस द रेशियो इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ इज 2:5, देन द ऑब्जेक्ट इज between O and F, B1 to F
एट एफ बिटवीन एफ एंड 2f। तो होता क्या है, यहाँ पर इमेज छोटा है 2 है और ओ 5, जो 2:5 मतलब इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, और ये रियल इमेज है तो इसीलिए ये बियॉन्ड 2f होना चाहिए, है ना ऑब्जेक्ट, तभी ये छोटा इमेज आएगा। जितना पास में आते हैं हम लोग उतना बड़ा इमेज बनता है, तो इसलिए बिटवीन ओ एंड एफ वो तो रियल इमेज बनेगा नहीं, और बियॉन्ड 2f सही है। एट एफ रियल इमेज इन्फिनिटी में बनता है ना, बहुत बड़ा बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट इमेज छोटा है, एट एफ इमेज बड़ा हो जाएगा। तो बिटवीन एफ एंड 2f इसमें भी इमेज बड़ा होता है, तो इसलिए ये सही है। तो इस बार देखा गया है कि जो वेरिएशन ऑफ साइज शेप विद द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इस बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, जैसे पहले भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ray of light is incident normally on a face of equilateral prism. The ray gets totally reflected at the second refracting surface. The total deviation produced in the path of the ray is, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे ये वाला डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है, तो ये नॉर्मली जाके यहाँ सेकेंड सरफेस में नॉर्मली जाता है, और द रे गेट टू द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो यहाँ ऐसे जाता है। तो ये इक्विलेटरल प्रिज्म है 60, ये 90, ये 30, तो ये 60 हो गया, इसलिए रिफ्रैक्ट हो गया, सॉरी रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये 60, ये 30 और ये 90 यही तो चला गया। तो इस केस में ये ओरिजिनल डायरेक्शन, अब ये इमर्जन रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, तो कितना होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 30 + 30 60 डिग्री, तो इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लोज्ड सर्किट containing a bulb cell, electromotive force and terminal voltage are related, तो ये रिलेशन है V = EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नंबर 10 है, मेटल पीस ऑफ मास 5 ग्राम हैज़ थर्मल कैपेसिटी 2.5 जूल पर केल्विन, then if the mass of the metal is triple then specific heat capacity will be। अभी यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो पहले हमें 5 ग्राम का थर्मल कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, C निकाल सकते हैं, H/m, तो 2.5 / 5 करेंगे तो 0.5 आ गया, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये आ गया, तो यही वैल्यू होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी मास इस ट्रिपल बोल रहे हैं, तो मास ट्रिपल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो निकाल लिया उसके बाद मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन। चलिए 11th जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन से दिया है, तो इसमें बताता है, एज अ लेवल ऑफ वाटर इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर केप्ट अंडर अ रनिंग टैप राइजेज द पिच ऑफ द साउंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज, तो पिच बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर एक लॉन्ग जार है, इसको पानी भर रहे हैं, पहले यहाँ था, फिर जैसे 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 बढ़ते जाता है, हाँ, इसका पिच बढ़ते जाता है। तो ये सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एयर कॉलम,
हाँ, फ्रीक्वेंसी देखिए, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होते जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, तो पिच भी बढ़ते जाता है। तो ये सही है, ए इज़ ट्रू। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम बोला है, तो ये गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंट लेंथ ऑफ द एयर कॉलम लेना। और यदि ये वाटर कॉलम तो बढ़ते जा रहा है तो बढ़ेगा, तो यदि वाटर कॉलम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, तो पिच भी कम होना चाहिए, है ना। तो ये सही है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर वाटर कॉलम के बदले एयर कॉलम होना चाहिए था, तभी सही होता। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। बहुत केयरफुली फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इजी है, जो क्वेश्चन जो थ्योरी है इसमें से पूछा है तो वही आपको अप्लाई करना। फिर नेक्स्ट 12 का ये दो रेजिस्टेंस दिया है R1 R2, हाँ ये कनेक्टेड है इस तरह से बैटरी के साथ। तो बोलता है कि बोथ आर इन कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल इन Y, सीरीज इन Z, ये Z, सीरीज इन Y, पैरेलल इन Z। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सीरीज में नहीं है, दोनों पैरेलल में है। सो बोथ आर पैरेलल इन बोथ द सर्किट्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये सीरीज में होने से एक ही पाथ होना चाहिए, पाथ डिवाइड हो गया, ठीक है, ये पाथ डिवाइड हो गया, इधर से भी डिवाइड इधर से, तो सीरीज में नहीं है, सीरीज में है ही नहीं, है ना। तो इसलिए तीनों ऑप्शन A C D जो है वो तीनों खारिज हो गए। अभी पैरेलल में है, क्योंकि इसका अपोजिट एंड देखिए, ये एंड और इसका ये एंड मिल रहा है, और इसका दूसरा एंड और इसका दूसरा एंड यहाँ मिल रहा है, तो पैरेलल है। इसका ये एंड यहाँ मिल रहा है और इसका दूसरा एंड भी इधर आके मिल रहा है, तो पैरेलल है। तो ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट P emits one alpha particle and changes to Q. What will be the position of the element element Q in the periodic table? तो क्या होगा इसमें, अल्फा पार्टिकल जब दे देता है ना, तो एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन डिक्रीज हो जाएगा, -2 हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कम हो गया। तो अभी पीरियडिक टेबल है ना, पीरियडिक टेबल ऐसे बनाया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये एटॉमिक नंबर। तो अभी एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, तो उधर चले जाएगा, 2 ग्रुप पहले चला जाएगा, तो इसलिए 2 ग्रुप्स टू द लेफ्ट, तो इस साइड चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है 14th में, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ईच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो इज सप्लाइड विथ सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पर मास भी सेम देना चाहिए था, तो मास सेम दिया नहीं है। विच वन विल अटेन द हाईएस्ट टेम्परेचर, बट लेकिन क्या है, ये पर केजी दिया है, पर ग्राम दिया है, तो इसलिए सबका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होता है वो सबसे कम गर्म होता है, और जो सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना, वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो कौन जल्दी गर्म होगा सेम हीट देने से, है ना, तो सबसे कम वाला। तो यहाँ पर ये 0.21, 0.11 ये तो बड़े वैल्यूज़ है, फिर 0.03, यहाँ पर 0.09, तो सबसे छोटा ये लग रहा है ना, तो इसलिए आंसर होगा डी लेड। तो सबसे छोटा जो यानी कि सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा हीट होता है, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। ये 15th जो क्वेश्चन है, इसमें बताया है कि एक रिंग है, मेटालिक रिंग, स्मॉल बार मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ कॉपर रिंग। तो
तो ये कॉपर रिंग है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऊपर में, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर द ऑब्जर्वर एट ए द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी क्या होगा, है ना। तो ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेंज़ लॉ लगाना। तो ये बताता है कि इट अपोजेस द कॉस। तो जैसे अभी नॉर्थ पोल आ रहा है यहाँ पर, तो ये नॉर्थ पोल को आने नहीं देगा, करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि करंट उसको अपोज करना है। तो अभी कौन सा पोल अपोज करेगा, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, है ना। ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल है, तो अभी ऑब्जर्वर भी ऊपर से ही देख रहे हैं और ऊपर में नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ऊपर में, क्योंकि ऊपर से देख रहा है और ऊपर से नॉर्थ बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी जैसे ये नीचे जाएगा, तो अभी ये मैग्नेट नीचे जाने की वजह से अभी यहाँ फिर फ्लक्स चेंज होगा। अभी ये साउथ दूर जा रहा है, तो साउथ दूर जा रहा है, तो अभी क्या होगा, फिर नीचे की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना, जाने नहीं देना, अपोज करना, हमेशा याद रखिए, अपोज करना, जाने नहीं देगा। तो नीचे की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, तो ऊपर वाला साउथ बनेगा। अभी ऊपर वाला साउथ है, तो वो देख रहा है ऊपर वाले, ऊपर से, तो ऊपर वाला भाग को देखेगा वो, और ऊपर वाला से डिसाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव, magnet is above, and clockwise when magnet is below। तो ये ऑप्शन है सी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो समझ में आया। तो ये अच्छे से लेंज़ लॉ पढ़ना है, डायरेक्शन ऑफ करंट समझना है, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला था, फिल इन द ब्लैंक्स। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स towards the center, away from center and along the tangential direction। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो आपने जरूर अवे फ्रॉम द सेंटर लिखा होगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। और सेकंड पार्ट देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिखा है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी एंगल में हम रे को दे सकते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा। फिर नंबर सी है, हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन मास, चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर हीट का फॉर्मूला होता है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, Q इजिकल टू M इंटू L। तो यहाँ पर मास होगा आंसर, ठीक है। मास, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें काम नहीं आता है, क्योंकि ये चेंज ऑफ स्टेट है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट आएगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया, तो डिपेंड्स ऑन मास। नंबर डी, EMF ऑफ अ सेल इज greater than less than or equal to the terminal voltage when the cell is in open circuit, है ना, ओपन सर्किट। तो E इज इक्वल टू VT प्लस IR, तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें ओपन सर्किट बोला है, तो ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो होगा, तो ये पार्ट चले जाएगा। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज और EMF इक्वल हो जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, तो ऑप्शन होगा E इज इक्वल टू
फिर नंबर ई में है, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। तो टर्न रेशियो जो होता है वो NS/NP होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है ना। तो ये रेशियो क्या होगा, स्टेप अप है ना। तो स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है और प्राइमरी में कम होता है। तो इसलिए स्टेप अप है, वोल्टेज अप होगा और वोल्टेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। NS ग्रेटर देन NP है, इसलिए इसका वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगा। तो ये मोर देन 1 ऑप्शन सही है। फिर F में है न्यूक्लियर रेडिएशन विथ लोएस्ट आयनाइजिंग पावर। तो ये आयनाइजिंग पावर है, तो अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा होता है, बीटा का उससे कम और गामा सबसे कम। तो यह लोएस्ट है, तो लोएस्ट हो जाएगा गामा का, इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ये आया था। तो आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, तो आप वेरीफाई कर सकते। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बताया था, नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री एज सोन। स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर दिया है ब्रांच और एक काइट है, इस तरह से हैंग कर रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक से पहला वाला, डैश इज द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो PQRS में से कौन सा मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हो सकता है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर काइट हैंग कर रहा है ना, तो आंसर होगा R। तो यहाँ पर काइट हैंग कर रहा है और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, यहाँ से जो वर्टिकल लाइन यदि हम लेते हैं तो वो R से पास करता है। हाँ, तो इसलिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सो ये थ्योरी आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, है ना। तो वही यहाँ क्वेश्चन आया है। जैसे मान लीजिए ये बुक को मैं यहाँ पकड़ता हूँ तो ऐसे घूमता है, और मैं इसको इधर पकड़ रहा हूँ तो इधर टर्न कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर यदि होल्ड करूँ तो देखिए नहीं घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है और यहाँ से जो है इसका डायगोनल को जॉइन करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में आता है। तो जब मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ ना, तो ये जो वेट है, इसका वेट इज़ प्रोड्यूसिंग मोमेंट, है ना, वेट इज़ प्रोड्यूसिंग मोमेंट। इसीलिए जब यहाँ पकड़ता है ना, तो ये वेट जो है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही लग रहा है, इसलिए डिस्टेंस 0 होगा। सो नो टॉर्क और नो कपल इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द टेंशन हियर इन द स्ट्रिंग। तो इसलिए आपको यहाँ गिव रीजन बताया है, तो आप रीजन कपल के हिसाब से लिख सकते हैं और या टॉर्क के हिसाब से। So R is the probable position. Why? Because R lies at the vertical position or the vertical line from the point of suspension. Point of suspension. R lies at the vertical line or on the vertical line from the point of suspension, so that the weight does not produce torque.
या मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो काइट है वो बैलेंस्ड पोजीशन में रहेगा। तो समझ में आया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो इसलिए जो बेसिक आपने पढ़ा था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। थर्ड पार्ट में इसमें ग्राफ दिया है, ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग वायर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पी आर। तो देखिए कितना एप्लीकेशन करके कॉन्सेप्ट करके बताया है, क्वेश्चन पूछा है। तो लेकिन अब इसको बेसिक यदि हम समझें, है ना, तो ये जो पी आर, तो ये पी आर क्या दिखाता है, ये एक्स एक्सिस में कौन सा वेरिएबल है, टाइम। तो ये पी आर टाइम दिखाता है, टाइम, ठीक। अभी रिड्यूस द लेंथ ऑफ पी आर, तो पी आर रिड्यूसेस, तो इसका मतलब टाइम रिड्यूसेस। अब टाइम रिड्यूसेस तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है एफ इजिकल टू 1/t, सो एफ इंक्रीजेस। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो टेंशन क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो हमें मालूम है एफ इजिकल टू √/t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/t। जैसे मैंने वो गिटार वाला वीडियो बनाया था, तो जिसने भी देखा होगा आपको शायद समझ में आया और इस आंसर का आपने लिखा। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/t फॉर अ स्ट्रिंग। तो अभी हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन, तो टेंशन बढ़ाना है कि कम करना है। तो हमें देखिए कैसे लॉजिकल पूछा है, ये पी आर दिया है, टाइम है, टाइम को रिड्यूस करना है, तो एफ को इंक्रीज कर गया, एफ इंक्रीज करने के लिए टेंशन इंक्रीजेस। तो आपको लिखना है हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन, सो टेंशन इज और टेंशन शुड बी इंक्रीज्ड। तो ये आंसर है, टेंशन शुड बी इंक्रीज्ड एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/t। ये टेंशन टी है, ये टी है टेंशन, टाइम पीरियड मत समझिए, ये टेंशन। ओके, अभी व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ पी आर, है ना। व्हाट इज, हाउ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड अफेक्टेड। तो अभी यहाँ पर टाइम कम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, है ना। एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, लाउडनेस आप सोच सकते हैं, पिच, फिर क्वालिटी। तो तीन में से कौन सा फैक्टर यहाँ पर चेंज हो रहा है, किसका फैक्टर, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है क्योंकि टाइम पीरियड कम कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ के गया, है ना, तो वो है पिच। और श्रीलनेस भी लिख सकते हैं, कोई एक ही लिखे, दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। तो पिच और श्रीलनेस, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पार्ट है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर
glass slab submerged in water at 55 degree. Does this ray undergo total internal reflection when it moves from water to glass? Justify your answer. 54 डिग्री क्रिटिकल एंगल दिया है, तभी क्या होता है, तो ये ग्लास स्लैब है, ये बाहर में वाटर है, ठीक है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो वाटर से ग्लास में जाने से ये 55 डिग्री में ये इंसिडेंट है और क्रिटिकल एंगल है 54 डिग्री। तो 54 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है, तो पहले इंस्टेंट में आप देख सकते हैं, हाँ आंसर होगा यस, लेकिन यहाँ पर वाटर टू ग्लास में जा रहा है ना, तो आंसर होगा नो, क्योंकि इट इज मूविंग और द लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन चाहिए डेंसर टू रेयरर मीडियम, लेकिन ये जा रहा है वाटर से ग्लास में, वाटर रेयरर है और वो डेंसर है, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने पर भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला आंसर है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच कलर ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंस। द न्यू कन्वेंशन से, तो मेटल बॉडी में अर्थ वायर होता है ना, तो अर्थ वायर ग्रीन और येलो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और स्विच कहाँ कनेक्ट होता है, स्विच होता है लाइव वायर में, तो होता है ब्राउन। तो ये क्वेश्चन में न्यू कन्वेंशन मेंशन किया, यदि आप रेड लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना, आपको न्यू कन्वेंशन ही लिखना पड़ेगा। तो आंसर हो गया ग्रीन और येलो एंड ब्राउन। विच ऑफ द टू AC और DC produces varying magnetic field when it flows through a conductor। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और कौन सा करंट जो है वैरिंग है, तो अल्टरनेटिंग करंट। तो आंसर होगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब है कि वो वैरी करता है, तो वो ऐसे वैरी करता है ऐसा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। और डायरेक्ट करंट क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 200 ग्राम of wax to melt completely at its melting point। तो जब मेल्टिंग होता है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, Q इजिकल टू ml, और मास दिया है 200 ग्राम और L दिया है 146 जूल पर ग्राम। तो देखिए यहाँ पर ग्राम, यहाँ भी पर ग्राम, तो ठीक है। यदि केजी में दिया है तो इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अच्छे से एक ही यूनिट में दिया है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 to 12 8 9, तो ये जूल, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सोलेनोइड दिया है और स्टील बार दिया है, ठीक है, और उसमें करंट पास किया है, ठीक है, करंट पास किया है। तो यहाँ पर आपको
जो स्टील मैग्नेटाइज्ड हो जाता है उसके बाद पोल्स, ड्रॉ ओनली द मैग्नेटाइज्ड बार Ft एंड मार्क इट्स पोल्स। तो इसको ऐसा बनाएंगे Ft। अभी पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ से देखिए करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, साइड दिया है, और जो फर्स्ट टर्न है वो फ्रंट से बैक में गया है ना, फ्रंट से बैक में गया है। तो ऐसे करके तो हमें इधर से देखना है, इधर वाले पोल के लिए, और उधर वाले पोल के लिए उधर से देखना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो वायर करंट नीचे से आ रहा है, फ्रंट साइड से बैक में जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? नॉर्थ पोल, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अभी सेकंड में ट्रेस टू मैग्नेटिक लाइंस। तो ये एक सेंटर में बना दीजिए, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंटर करता है। और एक और यहाँ बना दीजिए ऐसे, ठीक है। ऊपर भी बना सकते हैं, या ऐसे एक कंप्लीट राउंड भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ से नॉर्थ से निकलेगा, साउथ से एंटर करेगा। तो ये ज़रूरी है दिखाना। तो कोई भी दो लाइंस आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो इधर वाला नॉर्थ, उधर वाला साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टेट द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अभी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यदि करंट पास करता है ना, तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, और जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस होगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आपने पढ़ा है ना? सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ये मेटालिक है, मेटालिक कंडक्टर के लिए। और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, तो वो भी चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर। तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स। ओके, क्यूरियम का ये दिया हुआ है सिंबल, एटॉमिक नंबर 96, मास नंबर 247, ये दिया हुआ है, और ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और इसका ग्राफ दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये ग्राफ्स दिए हैं और 4 पॉइंट्स दिए यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है विच पॉइंट इंडिकेट्स सीएम। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से दिया है ना, तो यहाँ से हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो वहाँ से ही पता चल जाएगा। तो प्रोटॉन होता है ये 96, ये 96, तो इसका मतलब RQP कोई भी हो सकता है ना। ये 3 में से एक होगा। अभी चलिए न्यूट्रॉन हम निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस दिस 247 माइनस 96, ये न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6 1, 4 14 24 माइनस 9 15। तो 151 न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं। तो कहाँ पर है 151? ये देखिए यहाँ पर। तो ये 151 96, तो ये है P। सो विच पॉइंट इंडिकेट्स क्यूरियम? पॉइंट P, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 96, मास नंबर 151। विच पॉइंट इंडिकेट्स द डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर CM गिव्स
1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, ये दिया। अभी जब ये CM एक अल्फा पार्टिकल देगा 96, 247 अल्फा पार्टिकल देने से ये 94 हो जाएगा और ये 243 हो गया। और बीटा पार्टिकल्स देने से क्या होगा, एक बढ़ता है तो 94, 95 हो जाएगा, दो निकलेंगे तो 96 हो जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 243 ये हो गया डॉटर न्यूक्लियस। अब डॉटर न्यूक्लियस क्या है 96, तो 96 में ही देखना है, यानी कि R और Q में कुछ हो सकता है। तो अभी प्रोटॉन्स तो पता चल गया, अभी न्यूट्रॉन्स कितना है 243 माइनस 96, सो 13 माइनस 6 7 और यहाँ पर आ गया 23 माइनस 9 14, तो 147 हो गया। तो 147 कहाँ है न्यूट्रॉन में, देखिए यहाँ पर है 146 148, तो ये तो 96 प्रोटॉन्स 147 न्यूट्रॉन्स, तो ये है R, तो आंसर होगा R, सेकेंड आंसर होगा R। अभी थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, नंबर C, स्टेट द मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो देखिए हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना है मास नंबर 243, ठीक है। और कोई मेथड से करते हैं और पता करते हैं कि इसका 147 है न्यूट्रॉन्स और इसका 90, तो दोनों का ऐड कर दीजिए, सो 243 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 15 मार्क्स का, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आया है।